हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम लोग अपनी जो पीछे की हमारी क्लासेस हैं उसमें प्याजे की जो स्टेजेस हैं, 4 जो स्टेजेस हैं उनको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी ताकि हमें ये चीज़ पता चल जाए कि जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी हमने पढ़ा है वो सही डायरेक्शन में है भी कि नहीं। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं क्या वो हम सॉल्व करने के कैपेबल बन भी रहे हैं कि नहीं, इसलिए मैंने आज आपके साथ ये वीडियो जो है मैं शेयर कर रही हूँ जिसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो देखिए, जो पहला है हमारा क्वेश्चन, द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच अ चाइल्ड डिस्प्ले ऑब्जेक्ट परमानेंस इज, यानी कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो देखिए, हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस करी है अपनी पीछे की वीडियोज में। हम वापस से जो कॉन्सेप्ट है वो साथ साथ रिकॉल करते चलते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो सेंसरी मोटर स्टेज की 4th सब स्टेज, जिसे कि कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्केमेटा जो है हमारी 4th सब स्टेज, उसमें स्टार्ट हो जाती है और कंप्लीट कब होती है 6th सब स्टेज में, यानी कि मेंटल रिप्रेजेंटेशन और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी इसको कह लेते हैं हम, उसमें कंप्लीटली आ जाती है। तो सेंसरी मोटर स्टेज की 4th सब स्टेज में स्टार्ट होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस और 6th सब स्टेज तक कंप्लीटली आ जाती है इंडिविजुअल के अंदर। तो यही पूछा गया था कि ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन सी स्टेज में आएगी, तो ये सेंसरी मोटर स्टेज में आती है, यानी कि संवेदी चरण में जो वस्तु स्थायित्व है वो आ जाता है बच्चे के अंदर। तो ये पहला क्वेश्चन जो था वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। अब सेकंड में हम शिफ्ट कर जाते हैं। वो क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज इज करेक्ट, यानी कि संवेदी चरण जो है उसमें विकास की कौन सी बात जो है वो सही निम्नलिखित में से कही गई है, ये कौन सी है। तो पहला देखिए, ऑब्जेक्ट परमानेंस डिपेंड्स ऑन द सिंबल्स स्टार्टिंग एट 6th सब स्टेज। अभी हम बार बार रिकॉल कर रहे हैं कि जो हमारी ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो 4th सब स्टेज से स्टार्ट हो जाती है और 6th सब स्टेज तक कंप्लीटली इंडिविजुअल के अंदर आ जाती है। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में कि जो हमारी ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो कब स्टार्ट होती है 6th सब स्टेज में। तो ये बात जो है वो गलत है। कौन सी स्टेज में आती है, 4th सब स्टेज में हमारी आ जाती है। तो जो पहली स्टेटमेंट है वो हमारी गलत हो गई है। अब सेकंड देखो क्या था, क्लासिफिकेशन डिपेंड्स ऑन रिप्रेजेंटेशनल थिंकिंग विच डेवलप ड्यूरिंग 6th सब स्टेज, कि वो क्या कह रहा है कि जो रिप्रेजेंटेशनल थिंकिंग है, या हम इसे कह लेते हैं रिप्रेजेंटेशनल थॉट। तो रिप्रेजेंटेशनल थॉट हमने देखा था कि 6th जो सब स्टेज हमारी वो क्या है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन। तो ये वाली बात जो है वो बिल्कुल ठीक है कि जो क्लासिफिकेशन है, जब हम मेंटल हमारी जो चीज है वो डेवलप हो जाएगी तो क्लासिफिकेशन भी हम कहीं ना कहीं उस सेंस में बोला गया है कि क्लासिफिकेशन को किस तरीके से इन्होंने डिफाइन किया है। वैसे तो क्लासिफिकेशन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में हमारी डेवलप होती है कि चीजों को, बट इन्होंने क्या बोला कि क्लासिफिकेशन क्या डिपेंड्स ऑन रिप्रेजेंटेशनल थिंकिंग विच डेवलप ड्यूरिंग 6th सब स्टेज। तो भाई जो रिप्रेजेंटेशनल थिंकिंग है, रिप्रेजेंटेशनल जो थॉट है वो भाई 6th सब स्टेज से हमारा डेवलप, 6th सब स्टेज में हमारा डेवलप कंप्लीटली हो जाता है, तभी इसकी जो नाम है सब स्टेज का वो है मेंटल रिप्रेजेंटेशन। तो ये वाली जो हमारी स्टेटमेंट थी वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर ओनली 2 है। तो देखिए, थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा वो हम डिस्कस करते हैं। क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब ईगोसेंट्रिज्म, कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो अहम जो केंद्रीकरण है उसको बताता है। पहला है, अभी हम क्वेश्चन को सिर्फ रीड करेंगे, फिर इंडिविजुअली हम इसको समझेंगे कि क्या स्टेटमेंट सही है और सही है तो क्यों सही है। देखिए, विच ये हो गया, पहला जो ऑप्शन था वो क्या था, इट इज अ फॉर्म ऑफ सेंट्रेशन, यानी कि केंद्रीकरण का एक रूप है, कि ईगोसेंट्रिज्म जो है वो सेंट्रेशन का एक रूप है, एक फॉर्म है, ठीक है। It may explain why young children sometimes have trouble separating reality from what goes on inside their own head. यानी कि छोटे बच्चे को कभी कभार वास्तविकता की अपने सर के अंदर क्या चल रहा है से अलग करने में परेशानी होती है।
थर्ड क्या दिया गया था ऑप्शन में कि टू स्टडी ईगोसेंट्रिज्म पियाजे डिजाइन द 3 माउंटेन टास्क। अब देखिए प्रीवियस अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो आई गेस आपको ये जो क्वेश्चन है वो आप इजीली सॉल्व कर पा रहे होंगे और हम एक्सप्लेन तो भी करेंगे। देखिए पहला जो हमारा ऑप्शन दिया गया था उसका क्या मतलब है कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सेंट्रेशन, यानी केंद्रीकरण का एक रूप है। तो जो ईगोसेंट्रिज्म है क्या वो सेंट्रेशन क्या होता है भाई कि जब हम आंसर देते टाइम सिर्फ एक एस्पेक्ट को देख रहे हैं, अगल बगल के बाकी एस्पेक्ट्स को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो वो क्या होती है सेंट्रेशन। तो ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है, ईगोसेंट्रिज्म के हमने टास्क करे थे दोनों के दोनों और उसमें हमने अच्छी तरीके से जाना था कि किस तरीके से किस चीज़ को हम ईगोसेंट्रिज्म कह रहे हैं, किस चीज़ को हम एलोसेंट्रिज्म कह रहे हैं। तो पहला जो टास्क था वो थ्योरी ऑफ माइंड था। थ्योरी ऑफ माइंड को चेक करने के लिए फॉल्स बिलीफ टास्क करवाया गया था। उसमें देखिए आपने देखा था कि बच्चा किस तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है, ईगोसेंट्रिज्म वाला जो है उसका बिहेवियर है, ईगोसेंट्रिक है जो है बच्चा। तो उसने कैसा रिप्लाई किया था कि जैसे वो सोच रहा है, पहले उसको एक चीज़ पता नहीं थी कि जो क्रियॉन का बॉक्स है उसके अंदर क्रियॉन नहीं कैंडल्स रखी हुई है, पहले उसको इस बात के बारे में कुछ भी नहीं पता था। पर जैसे ही उसको ये बात पता चल गई थी और उसके सामने टॉय रखा गया कि बताओ अब ये टॉय जो है उसको वो क्या बोलेगा कि इस क्रेयॉन के बॉक्स के अंदर क्या है, तो उसने क्या बोला था वो कैंडल ही बोल देगा। मतलब वो आगे पीछे के एस्पेक्ट नहीं देख रहा कि भाई मैंने भी तो पहले ये चीज़ बोली थी कि इसके अंदर क्रियॉन होगा तो वो भी ये चीज़ सोचेगा, नहीं भाई सीधा उसने क्या लगा दिया, वो सिर्फ एक एस्पेक्ट के बारे में सोच रहा है कि जैसा वो सोचेगा सामने वाला भी सेम वैसे ही सोच लेगा। तो सेंट्रेशन तो है ही, सेंट्रेशन का मतलब है सिर्फ एक एस्पेक्ट को देख रहा है, बाकियों को नज़रअंदाज कर दिया उसने। ठीक है, तो भाई जो पहला है वो जो ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है कि जो ईगोसेंट्रिज्म होता है वो एक फॉर्म ऑफ सेंट्रेशन है, केंद्रीकरण का एक रूप है जो अहम केंद्रीकरण है। ठीक है, फिर देखिए सेकंड क्या था, इट मे एक्सप्लेन व्हाई यंग चिल्ड्रन समटाइम्स हैव ट्रबल सेपरेटिंग रियलिटी फ्रॉम व्हाट गोज ऑन इनसाइड देयर ओन हेड। मतलब बच्चे को रियलिटी में जो चीज़ हो रही है उससे और उसके माइंड में क्या चीज़ चल रही है उसके बीच में सेपरेशन करना वो नहीं जानता है अभी। तो क्या वो सिचुएशन ईगोसेंट्रिज्म है? बिल्कुल भाई ईगोसेंट्रिज्म है। आपने देखा होगा 3 माउंटेन टास्क में जो हमने करा था उसमें हमने क्या चीज़ देखी थी, बच्चे के सामने मॉडल रखा, बच्चे को यहाँ बिठा दिया। लेट्स सपोज मैं मॉडल हूँ और मेरे सामने बच्चा बैठा हुआ है, मैंने वो किसी ने पूछा उससे कि बताओ भाई मैम कैसी दिख रही होंगी, तो उसने बता दिया मैम के भाई सीधे 2 आँख दिख रही है, नाक दिख रही है, मुंह दिख रहा है, बाल दिख रहे हैं, ऐसी दिख रही है मैम। सेम बच्चे से पूछा गया कि टॉय को मैम के यहाँ बिठाया है, ठीक है, साइड में मैम के करा है, तो बच्चे को क्या दिख रहा होगा, उस टॉय को क्या दिख रहा होगा, बताओ बच्चे। तो उसने क्या चीज़ बोली कि इस बच्चे को भी मैम की 2 आँखें दिख रही होंगी, नाक दिख रही होगी, मुंह दिख रहा होगा, बाल दिख रहा होगा। तो क्या ये बात सही है? नहीं। तो यही तो 3 माउंटेन टास्क था कि बच्चा जो है वो रियलिटी में क्या चीज़ है और उसके माइंड में जो चीज़ चल रही है उसको सेपरेट नहीं कर पा रहा है। रियलिटी क्या है कि जो टॉय यहाँ बैठेगा उसको सिर्फ मेरी बाल ही तो दिखेंगे, उसको ऐसा कुछ क्लियर मेरी आंखें, नाक और ये सब चीज़ें थोड़ा ना दिखेंगी, बट मेरे सामने जो बैठा है उसको तो सारी चीज़ दिख रही है। तो उसके लिए क्या चीज़ है, उसके माइंड में क्या चीज़ है कि मैम की 2 आंखें, नाक, ये चीज़, पूरा मुंह दिख रहा है मैम का। तो और रियलिटी में क्या चीज़ दिख रही है, जो यहाँ पे मेरे बैठा है उसको कुछ ऐसी चीज़ें नहीं दिख रही हैं, क्लियर उसको मेरी शक्ल नहीं दिख पा रही है। तो वो यही चीज़ कह रहे हैं कि बच्चा जो है उसके दिमाग में क्या चीज़ चल रही है और रियलिटी में क्या चीज़ है वो उसमें सेपरेशन नहीं कर पाता। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि जो बच्चा है ईगोसेंट्रिज्म में जब होगा तो जो चीज़ रियल है और जो चीज़ बच्चे के दिमाग में चल रही है वो उसमें सेपरेशन नहीं कर पाता। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो भी आपकी बिल्कुल ठीक है। अब देखिए थर्ड में क्या बोला गया, टू स्टडी ईगोसेंट्रिज्म पियाजे डिजाइन द 3 माउंटेन टास्क। ये चीज़ हमें पता है कि 3 माउंटेन टास्क अच्छी तरीके से हमने एक्सप्लेन करा। अगर आपने नहीं देखा तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने अच्छी तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी भी हम वापस से रिकॉल कर लेते हैं। ईगोसेंट्रिज्म को चेक करने के पीछे या क्या चीज़ चेक करी गई 3 माउंटेन टास्क में कि बच्चा ईगोसेंट्रिज्म से किसकी तरफ जाता है, एलोसेंट्रिज्म।
ठीक है, यानी कि अहम केंद्रीकरण से वो कहाँ जाता है, स्व केंद्रीकरण की तरफ जाता है। तो ये वाली चीज़ भी बिल्कुल ठीक है कि ईगोसेंट्रिज्म को भी तो चेक करने के लिए 3 माउंटेन टास्क बनाया गया था, तो ये वाली भी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो आई होप आपको वाला जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरीके से पॉइंट्स समेत समझ में आए। देखिए 4th क्वेश्चन क्या है, pre-operational child tendency to mentally link particular phenomena whether or not there is logical or causal relationship is called। यानी कि किसी विशेष घटना चाहे तार्किक या कारण संबंध हो या नहीं को मानसिक रूप से जोड़ने की पूर्व परिचालन या संचालनात्मक बच्चे की प्रवृत्ति डैश कहलाती है। यानी कि क्या, देखिए हमने ट्रांसडक्टिव रीजनिंग पढ़ा था, उसमें हमने अच्छी तरीके से इस चीज़ को पढ़ा था कि जो बच्चा है वो चीज़ों को मेंटली लिंक करता है, चीज़ों को लिंक करता है, क्या चाहे वेदर और नॉट देयर इज लॉजिकल और कैजुअल रिलेशनशिप, मतलब आपस में कोई रिलेशनशिप हो या ना हो, पर बच्चा क्या करेगा, उसको जोड़ने की कोशिश करेगा। यानी कि चाहे तार्किक हो या कारण संबंध हो या नहीं, वो मानसिक रूप से जोड़ने की कोशिश करेगा, मानसिक रूप से जोड़ने की कोशिश करेगा, तार्किक हो चाहे नहीं हो। तो यही चीज़ हमारी क्या थी, ट्रांसडक्टिव यानी कि पारक्रमण जो है हमारी, या इसको ट्रांसडक्टिव को हमने प्रतीकात्मक चिंतन से किया था। तो ये वाला वर्ड भी आप लिख दीजिए, जहाँ पर हमने प्रतीकात्मक वो चीज़ लिखी है, आप ये वाला वर्ड लिख लीजिएगा, इसमें प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो ये चीज़ कंप्लीट हो गई है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली है, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू पियाजे व्हाट इज ऑब्जेक्ट परमानेंस। देखिए ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में, ईगोसेंट्रिज्म के बारे में जो मेनली बात करी गई है वो पियाजे के थ्रू करी गई है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि जितना हम रिपीट करेंगे उतना हमें चीज़ें कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो जाएगी, हमें समझ में आएगा। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है कि सामने चीज़ हमारे सामने है चीज़, अगर वो हमारे सामने से हट भी गई तो हमारे माइंड में हमें पता है, अगर हमारी ऑब्जेक्ट परमानेंसी हमें आ चुकी है हमारे अंदर, तो हमें चीज़ पता है कि सामने से हटने के बाद भी वो भी कहीं ना कहीं चीज़ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, वो ख़त्म नहीं हो गई है, वो एग्जिस्ट कर रही है। तो वही चीज़ क्या होती है, हमारी ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो उन्होंने क्या पूछा ऑब्जेक्ट परमानेंस से, यानी कि वस्तु स्थायित्व से क्या पूछा है कि अंडरस्टैंडिंग दैट अ पर्सन और ऑब्जेक्ट स्टिल एग्जिस्ट व्हेन आउट ऑफ साइट। तो यही हम इतने टाइम से इसको रिकॉल करते आ रहे हैं कि सामने से हटने के बाद भी वो पर्सन कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, इसी को क्या कहते हैं हम, ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो भाई बिल्कुल ठीक है पहली स्टेटमेंट, यानी कि दृष्टि से बाहर होने पर भी कोई व्यक्ति या वस्तु अस्तित्व में है। ठीक है, कहीं ना कहीं उसका अस्तित्व अभी भी है, सामने से हट गई है उसके बाद भी उसका अस्तित्व है। सेकंड देखिए क्या स्टेटमेंट बोली गई थी कि इट डेवलप ग्रेजुअली ड्यूरिंग सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि धीरे धीरे विकसित होती है। कौन से चरण में, संवेदी जो हमारा है उस चरण में ये होती है। तो बिल्कुल भाई हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो 4th सब स्टेज से बिल्ड होना स्टार्ट होती है। तो ग्रेजुअली क्यों बोला है कि धीरे धीरे, ऐसा ही नहीं कि 4th स्टेज में मतलब स्टार्टिंग हुई और 4th स्टेज में खत्म हो गई, तो फिर क्या होता, तब थोड़ा ना ग्रेजुअली वर्ड आता। ग्रेजुअली का मतलब क्या, धीरे धीरे। तो ये हमने चीज़ पढ़ ली है कि भाई ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है 4th सब स्टेज से आना स्टार्ट होगी और धीरे 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 करते करते वो 6th स्टेज तक कंप्लीटली आ जाएगी। इसलिए जो सेकंड ऑप्शन है वो भी बिल्कुल इसका सही है। तो आज जो है हमने 5 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के डिस्कस करे हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और ये इसलिए प्रीवियस ईयर के डिस्कस मैंने करे हैं आज, क्योंकि हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई जो हम पढ़ रहे हैं कंटेंट उससे पूछा भी जा रहा है कुछ या नहीं पूछा जा रहा। तो अगर आपको